जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? फैसल वाडा साहब बचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक लाइफ लाइन मिल गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसा क्या कमाल किया कि उन्हें बख्श दिया गया, लेकिन फैसल वाडा साहब फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्यों फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और 34 टेलीविजन चैनल्स भी इस सारे मामले में फंस गए। आखिर इनका क्या जुर्म था, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि झूठ बोलने पे डॉलर्स मिलते हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और रऊफ हसन साहब और गौर खान साहब FIA में पेश हुए, वहां पे इनके साथ क्या हुआ, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने और कुछ रेड लाइंस क्रॉस कर ली। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में क्या कहा, और उसके साथ साथ फैसल करीम कुंडी साहब को क्या कहा। उन्हें कहा कि रोड पे आ जाओगे आप लोग कैसे, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ चंद छोटी छोटी खबरें भी हैं जो इसी वीलाग में आपको बताई जाएंगी। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो आपकी मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले छोटी छोटी खबरों की तरफ आते हैं। आज सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा के केस वहाँ पे उनकी समाअत थी। और ये दोनों केसेस हैं 9 मई, जो ज़ाहिर एक खौफनाक किस्म का वाक़या था। और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं और उनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं। और वहाँ पे ज़ाहिर है उनके वकला भी जाते हैं और वो ज़मानत लेने की कोशिश करते हैं। तो आज वहाँ पे उनकी ज़मानत दोनों की हो गई और उनको कहा गया कि आप मचल के जमा करवाएं ताकि आपकी रिहाई पॉसिबल हो सके। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खासी मुबारकबादें एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। सबका ख्याल यह है कि शायद आलिया हमजा और उनके साथ सनम जावेद साहिबा का जो मुश्किल वक्त है वो गुजर गया, लेकिन बदकिस्मती से अभी नहीं गुजरा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों की रिहाई मुमकिन है। सरेदस्त दोनों ख़वातीन हैं, मुझे दोनों के साथ हमदर्दी और मेरा ख्याल ये है कि इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद ये जज्बात में बहक गई थी और ये वहाँ तक चली गई जहाँ से वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरी रियासत के साथ दरख्वास्त है कि ख़वातीन के साथ नरमी का रवैया रखना चाहिए। ये ज़ाहिर है किसी न किसी मामले में ज़ेर असर थी, लीडरशिप ने कहा और ये ख़वातीन चल पड़ी और उसकी वजह से ये ट्रैप हो गई। तो मेरा ख्याल है रियासत को इनके लिए थोड़ा सा रवैया नरम करके इन सब को घर भिजवा देना चाहिए। और वहाँ पर ठीक है ECL पर रहें, अपने केसेस बर्दाश्त करती रहें, लेकिन इन्हें घर जाना चाहिए। लेकिन सरदस्ती इसके बावजूद ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज एक और ख़बर आई कि 9 मई के जो 89 इश्तिहारी हैं उन्होंने KP के अंदर पनाह ले रखी है और उनके अंदर असलम इकबाल साहब भी शामिल है और हमाद अज़हर साहब भी शामिल है। और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पंजाब के साथ है और वफाक के साथ है। और जो ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी गवर्नमेंट बनी तो ये भाग के वहाँ चले गए और वहाँ ये पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं और सरकारी घरों के अंदर रह रहे हैं और पुलिस जो है इनकी हिफाजत कर रही है। इस पर पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को लिख दिया है कि आप इन 89 लोगों को जो हमारे इश्तिहारी हैं उन्हें हमारे हवाले किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है ये इतनी जुर्रत करेगी कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के होते हुए इन 89 इश्तिहारियों को पंजाब या वफाक के हवाले करेगी। लेकिन बहरहाल एक फहरिस्त बन गई है और इस फहरिस्त के मुताबिक 89 लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और जो 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके अंदर मतलूब हैं, वो सब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पनाह गज़ीन हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उनकी मदद कर रही है। बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ वुज़रा के घरों में रह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सरकारी घरों के अंदर रह रहे हैं और जिनके सामने गार्ड्स और जो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी वो पुलिस ने उठा रखी है। तो बहरहाल अब वफाक और पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव हुई है और उनका ख्याल ये है कि वो अदालत के हुक्म के ज़रिए इन 89 इश्तिहारियों को बहरहाल पंजाब और इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाएगी। पता नहीं ये होता है मामला कि नहीं होता। आज FIA के साइबर विंग में गौर खान साहब और उनके साथ रऊफ हसन साहब की पेशी थी और इन दोनों ने इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी ले ली और 25 जून तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत दे दी कि 25 जून तक ना इन्हें हरासा किया जा सकता है और ना ही FIA ने गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद अदालत की डायरेक्शन ये थी कि आपको FIA के सामने पेश होना चाहिए और जो सवालनामा वो आपके सामने रखें आपको उनको जवाब देने चाहिए। और अगर आप वहाँ मुतमईन ना हो तो आप दोबारा अदालत के अंदर आके एतराज़ कर सकते हैं FIA के
जो रवैये उसके ऊपर। और साथ ही FIA को बुला लिया गया है कि आप अदालत के अंदर पेश होकर बताएं कि आखिर गौहर खान साहब और रऊफ हसन साहब का ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से आपने उन्हें तलब कर रखा है। बहरहाल गौहर खान साहब अपने वकील के साथ FIA पहुंचे और वहां पे 2 घंटे तक उनकी तफ्तीश होती रही। उसके बाद रऊफ हसन साहब की बारी आ गई। रऊफ हसन साहब 4 घंटे FIA के दफ्तर के अंदर रहे, जिसके साथ ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि शायद रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्कर्स ने वहाँ पे आना शुरू कर दिया FIA के दफ्तर के सामने, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलने लगी। लेकिन फिर रऊफ हसन साहब बाहर आए। जब रऊफ हसन साहब बाहर आए और उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो रऊफ हसन साहब ने मुंह नीचे किया और चुप करके वहाँ से निकल गए और उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गौहर खान साहब जो है उन्होंने जवाब दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब उन्होंने भी नहीं दिए। ऐसा लग रहा था कि दोनों जो डायरेक्ट सवाल है उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि गौहर खान साहब और रऊफ हसन साहब के सामने सवालनामा रखा गया और उनसे एक एक सवाल का जवाब मांगा गया, जो उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज से दिया। रऊफ हसन साहब से ये पूछा गया कि क्या आपने इमरान खान साहब की ट्वीट पढ़ी थी। उस पर उनका कहना था कि मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं मसरूफ़ था, मेरे ज़ख्म हो गए थे, लिहाजा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन ट्वीट्स का मुताला कर सकूं और या फिर जो वीडियो है उसको देख सकूं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं वहाँ पे हुआ क्या। फिर उनसे ये पूछा गया कि उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने उसके अंदर ये कंटेंट था आपका, तो क्या ये आपने होशो आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसको ज़ाहिर उन्होंने एतराफ़ किया कि जी है, लेकिन जहाँ पे सवाल ये बनता था कि आप फिर इमरान खान साहब की ट्वीट को डिफेंड क्यों कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर उन्होंने कहा कि मैं ये जवाब सोच के आपको बताऊंगा। और वकील साहब ने भी कहा कि आप मेरे मोक्कल को ज़्यादा तंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अदालत का हुक्मनामा है, और साथ हुक्मनामा वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जो तफ्तीश कर रहे थे उनको भी दिखाया गया। लेकिन बहरहाल ये केस यहाँ तक नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा और इसमें जो तीसरे मुलज़म हैं वो उमर अयूब साहब हैं, जिन्होंने आज माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मेरी मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं FIA में पेश नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें भी बहरहाल पेश होना पड़ेगा। लेकिन उमर अयूब साहब की कोशिश है कि अगर FIA ने उनसे तफ्तीश करनी है तो उन्हें FIA ना जाना पड़े क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं। तो FIA की टीम चल के उनके पास पार्लियामेंट हाउस आए और वो अपने चैम्बर में बैठ के उनके सवालों का जवाब दें। लेकिन मेरा ख्याल है FIA उन्हें बुलाएगी और उन्हें FIA के हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा और वहाँ पे उन्हें सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। तो ये केस जो है गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे यूँ महसूस होता है कि आज जो दोनों अरकान थे इन्होंने ये सारा मामला इमरान खान साहब की गर्दन पर डाल दिया है कि जनाब ना हमने ट्वीट की है ना हम ट्वीट को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये ट्वीट भी इमरान खान साहब के नाम से आई है और इमरान खान साहब के अपने पेज के ऊपर अपलोड हुई है और इमरान खान साहब उसकी ओनरशिप कबूल कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछें, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमने ज़ाहिर है किसी जगह पे जाके इसको इंडोर्स नहीं किया। तो उमर अयूब साहब का मौक़िफ़ भी यही होगा। तो अल्टीमेटली ये सारा मामला इमरान खान साहब की तरफ जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े से और आगे बढ़ गए। उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब के बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज बोले और पब्लिकली बोले, जिसमें उन्होंने मैं माफ़ी चाहता हूँ इस किस्म के अल्फाज में बोलना नहीं चाहता अपने वी लॉग्स में, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं और एक इंतहाई मोतबर ओहदा है जिसके ऊपर वो फाइज हैं, लेकिन वो इस ओहदे का ख्याल नहीं करते। और उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ ओहदेदार हैं, वो भी उनको लानती इंसान भी कह दिया। फिर ये भी कह दिया कि आपकी हैसियत क्या है, मैं आपको गवर्नर हाउस से निकाल के रोड पे बिठा दूंगा, रोड पे फेंक दूंगा बल्कि उन्होंने कहा। और ये बाप का काम नहीं है, बाप वगैरह तक भी चले गए वो। उसके बाद उन्होंने कहा मैं गाड़ियाँ छीन लूँगा और आपका खाना पीना बंद कर दूँगा और आप में अगर जुर्रत है या हिम्मत है तो आप KP हाउस के अंदर दाखिल होकर बताएं, वहाँ मैंने आपका दाखिला बंद कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब के शान शान थे। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिलावल भुट्टो ने जिस बेस पे दाखिला लिया है उनसे पूछा जाए कि किस बेस पे दाखिला लिया है और साथ जो फॉर्म है वो भी ओपन किया जाए। और साथ उन्होंने कहा कि बहरहाल आगे नहीं मैं कह सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो आपने ज़ाहिर सुन तो लिया है, लेकिन एहतियातन मैं आपको दोबारा सुना रहा हूँ कि आप देख लें कि अली अमीन गंडापुर साहब किस लेवल तक चले गए हैं। और अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने मथा लगा लिया है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने अपने वर्कर्स को रोका है कि आपने गंडापुर साहब की बातों का जवाब नहीं देना, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा
और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों मिलकर गंडापुर साहब का मक्कू ठपने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं गंडापुर साहब ये क्यों कर रहे हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि अगर डिसेंसी अगर नहीं होगी तो फिर आप सूबा कैसे चला सकेंगे, किस तरह इस पोलराइजेशन में आप आगे बढ़ के ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये एक अजीब सी बात है जो मुझे सरदस समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कर रहे हैं। तो अब आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा करें कि ये कहाँ तक मामला जा रहा है। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्जिम, तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, कौन हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। तू बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? खान साहब को रिलीज। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का जो तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो छोड़ रहे हो, तुमने लिया था एडमिशन, किस बुनियाद पे लिया था? ये पूरी कौम को बता रहा हूँ कि बिलावल से सवाल वीडियो जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है। थैंक यू। और उसके बाद हम फैसल वाडा साहब की तरफ आते हैं। फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल दोनों आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए। 3 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसकी सरबराही कर रहे थे। वहाँ फैसल वाडा साहब अपने वकील के साथ आए और उनके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, फ़रोग नसीम साहब जो उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक़ भी रखते हैं और एक्स सेनेटर भी हैं, वो उनके वकील थे, दोनों आए। तो फ़रोग नसीम साहब ने खड़े होकर कहा, जनाब हम तो गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं और हमने अपने आप को अदालत के रहम व करम पे छोड़ दिया, तो आप मेहरबानी करके हम पे रहम करें और करम करें, हमें तो इस केस से बरी कर दें, साइड पे कर दें। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इसका ताल्लुक आपके आने वाले जो हालात है उनके साथ है, जो आपका कंडक्ट है उसके साथ है। हम ये देखेंगे कि आप आने वाले दिनों में क्या कहते हैं अदालत के बारे में। और साथ उन्हें थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपको चाहिए कि आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उसमें आप ओपन माफ़ी मांगें और साथ अपनी इस्लाह करें और साथ ये कहें कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करूँगा। तो उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाहर निकल के मीडिया के साथ गुफ्तगू भी कर ली और वहाँ पे अनकंडीशनल उन्होंने माज़रत कर ले और साथ उन्होंने कहा कि मैं हवाले कर रहा हूँ अपने आप को अदालत के और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अदालत की कोई तौहीन की है और ना मैं ये सोच सकता हूँ। तो उन्होंने तो बहरहाल अपनी स्लेट जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक फैसल वाडा का ताल्लुक है तो फैसल वाडा साहब आज भी डटे रहे। उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ। वो बार बार उठ के अपने वकील के पीछे खड़े होके वो अदालत से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें रोक देते थे और कहते थे कि आपका वकील बोलेगा। लेकिन वाडा साहब की कोशिश थी कि आज भी वो अदालत के अंदर कोई ना कोई सीन ज़रूर क्रिएट करें, वहाँ पे बात करें। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि आप 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप जाके सोचें और जो आपका मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को अगर आप बेहतर बना सकते हैं तो आप बना लें। उन्हें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो ट्रैक है उस पर जाएं, आप माज़रत करें। तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब 1 हफ़्ता सोचेंगे और हो सकता है कि फैसल वाडा साहब भी गैर मशरूत माफ़ी मांग लें और उसके बाद इनकी जान बख्शी जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये जब बात चल रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो 34 टेलीविज़न चैनल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 34 टेलीविज़न चैनल्स पे चली थी, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 28 चैनल्स पे चले। तो क्या पैमरा खामोश रहा, वो सोया रहा? क्या उसे पता नहीं है कि अदलिया के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जो है वो इस तरह टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं चल सकती? तो उसके बाद कहा गया कि बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि इन चैनल्स ने तौहीन अदालत की है, लिहाजा इन सबको शोकास नोटिस जारी कर दिया जाए। तो अब 34 टेलीविज़न चैनल जो हैं वो भी इस सर्कल के अंदर आ गए। मेरा ख्याल है चैनल तो फौरी तौर पर माफ़ी मांग लेंगे और साथ ये कहेंगे कि हमें तो ज़ाहिर पैमरा ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है जो मैं अदालत के सामने रखना चाहता हूँ।
सवाल यह है कि आपको याद होगा कि पैमरा ने चंद दिन पहले एक पाबंदी लगाई थी कि जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स और जो उनकी गुफ्तगू है या अदालत की जो रिपोर्टिंग है उसे टेलीविजन्स पे और प्रिंट मीडिया पे नहीं दिखाया जा सकता, ना वहाँ पे पेश किया जा सकता है। और उस पर एक बहरान पैदा हुआ था। सारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और आज भी उसकी हेयरिंग थी और उसमें जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि ये पाबंदी नहीं लग सकती। अब सवाल ये है कि एक साइड पे जब पाबंदी लगती है या अदलिया के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती या उनके जजेस के रिमार्क्स नहीं दिए जाते तो उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है। और जब दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोग या जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको बारे में मीडिया से कहा जाता है कि आप फौरी तौर पर इसके ऊपर फ़िल्टर लगाएं। अब मीडिया बड़ा कंफ्यूज है कि उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे जाना है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे जाना है। तो मेरा ख्याल है एक बार वंस फॉर ऑल ये मसला हल होना चाहिए ताकि एक फ़ैसला हो जाए कि मीडिया के पास कितनी स्पेस है और क्या क्या वो काम कर सकता है और क्या वो काम है वो जो नहीं कर सकता, ताकि मीडिया भी क्लियर हो सके। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि झूठ बोलने पर डॉलर मिलते हैं और बहुत लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, मुझे भी बड़ी गालियाँ देंगे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है सोशल मीडिया के ऊपर और जितनी ज़्यादा हेट दी जाती है, जितनी वहाँ पे हीट क्रिएट की जाती है, जितनी वहाँ पे गालियाँ दी जाती है, जितना ज़्यादा झूठ बोला जाता है, उतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं और जब वायरल होती हैं तो ज़ाहिर उसके साथ डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ स्टेट ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, उनको कुछ नहीं कह रहे और उनमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो मुल्क से फ़रार होकर बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठ के वो जो वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर गालियां तक दे देते हैं और उसके बावजूद वो वीडियोस ज़ाहिर चलती हैं पाकिस्तान के अंदर भी। उस पर आज तक गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के अंदर रह के हदूद व क़यूद का ख्याल रख के वीडियोस बनाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो स्टेट से पूछना चाहिए कि जनाब आप हैं कहाँ पे और आपको जिसे रोकना चाहिए उसे तो आप रोक नहीं रहे और बाकी सब के गले में आपने फंदा डाला हुआ है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।